हाँ, अब देख जो टॉपिक अपना वो है अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता। उस अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता। अब अधिशोषण की उष्मागतिकीय संभाव्यता मतलब अधिशोषण का अपन को एक एक्सपेरिमेंट लेना है, मतलब एक स्वतः प्रक्रम होता है, ये प्रूव करना है। मतलब अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस वाई। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अब स्वतः प्रक्रम कैसा होता है? अधिशोषण स्वतः होना मतलब एडजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये प्रूफ करना। अब मैं तेरे को बता देता हूं। ठीक है, तीन चीज अपन ने पढ़ी थी, याद करो। आपको वैल्यू मैंने याद भी करवाई थी कि डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है? डेल्टा एच या डेल्टा जी, क्या? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अपन ने बात करी थी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, जहां पे डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या होती है? हीट। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, टी क्या होता है? टेम्परेचर। और डेल्टा एस क्या होता था? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा जी क्या होता है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, चेंज। ठीक है, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा एच क्या था? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, और डेल्टा एस क्या था? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है सर, एंट्रोपी में बदलाव की एंट्रोपी कैसे बदलती है। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे तीन चीज बताई थी आप लोगों को कि डेल्टा जी की तीन वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। या तो डेल्टा जी क्या हो सकता है सर? नेगेटिव हो सकता है। या डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ सकती है गुरुजी? पॉजिटिव आ सकती है। या डेल्टा जी का मान क्या आ सकता है सर? जीरो आ सकता है। डेल्टा जी का मान कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो प्रोसेस हमेशा क्या होता था? रिवर्सिबल। क्या होता था? रिवर्सिबल। और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता था, वह प्रक्रम क्या होता था? अश्वतः प्रक्रम, मतलब इरिवर्सिबल। कौन सा है? इरिवर्सिबल। और डेल्टा जी का मान जीरो होता था तो प्रोसेस क्या होता तेरा? इक्विलिब्रियम में होता था, साम्य अवस्था में होता था। किसमें होता था? साम्य अवस्था में। अब क्वेश्चन क्या है तेरा कि सर अधिशोषण स्वतः प्रक्रम में मतलब क्या रहे? डेल्टा जी का मान क्या होगा? नेगेटिव। अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, एडजॉर्प्शन इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाई? ठीक है, डेल्टा बिकॉज़ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव। कैसे? डेल्टा जी का मान नेगेटिव इसलिए होता है गुरुजी कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने के लिए जरूरी है जी। क्या जरूरी है सर? जरूरी है डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच का मान तो क्या हो? नेगेटिव। बिल्कुल 100%, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज होती है। मतलब डेल्टा एच का मान क्या है? नेगेटिव है। अब दूसरी बात एडजॉर्प्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या सर? एडजॉर्प्शन होता है ना तो पहले मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या क्या थे? दूर दूर थे। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स आए तो इसके बिल्कुल पास पास में आ गए। क्यों? क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना है, और सरफेस फिनोमेना है तो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर बैठ गए। और मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के पास पास में है तो अरेंज हो गए। क्या हो गए? अरेंज हो गए। अरेंज हो गए। क्या हो गए रे? अरेंज हो गए। अरेंज होना मतलब बिल्कुल शांति से व्यवस्थित हो गए। अरे व्यवस्था में अव्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? एंट्रोपी। तो पहले अव्यवस्थित थे तो डेल्टा एच का मान क्या था? पॉजिटिव, मतलब गुरुजी ज्यादा था। जब ये व्यवस्थित हो गए तो डेल्टा एच का मान क्या आ गया? नेगेटिव। क्या आ गया रे? डेल्टा एच का मान नेगेटिव, मतलब एंट्रोपी घट गई, सिस्टम की एंट्रोपी घट गई। जब मॉलिक्यूल्स गैसीय अवस्था में थे तो क्या था? सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा थी। लेकिन जब ये इसकी बिल्कुल चिपक गए, मतलब सॉलिड के ऊपर आकर चिपक गए तो सॉलिड आ गया, तो गैस की एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। तो डेल्टा एच का मान तो नेगेटिव आ गया, समझ में आ गई। दूसरी बात, डेल्टा एच का मान भी क्या आ गया हमारा? नेगेटिव। ओ गुरुजी बड़ी बड़ी बात हो गई। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पूरी टर्म पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई?
पॉजिटिव, और इसका मान क्या है नेगेटिव। और तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में से क्या घटेगा पॉजिटिव, लेकिन इसका मान ज्यादा हुआ तो नहीं साहब, इसका मान ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेरा क्या है कम रहेगा। एडजॉर्प्शन एक लो टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शन होती है, इसलिए टेम्परेचर को मेरे को क्या रखना पड़ेगा लो। जब ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो डेल्टा जी का मान तेरा 100% क्या आएगा नेगेटिव। अतः मेरा अधिशोषण क्या है स्वतः प्रक्रम है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना है तेरे को। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, क्यों कोई प्रॉब्लम रहे? अब अधिशोषण के प्रकार, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं हर बार एग्जाम में। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, सिंपल सी बात है गुरुजी। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन को कैसे, मतलब टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे रे, कैसे सर? एडजॉर्प्शन तो एक फिनोमिना है सरफेस के ऊपर, बट बात आती है कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर आकर लूजली बैठते हैं, क्या करते हैं बैठते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर देते उड़ के भाग जाएंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो सरफेस में बिल्कुल खतरनाक वाले बॉन्ड बनाते हैं। मतलब एक तो मॉलिक्यूल्स क्या वीक बॉन्ड बनाने वाले, कौन से? एडजॉर्बेंट, ऐसे एडजॉर्बेंट जो एडजॉर्बेंट के साथ वीकली बॉन्डेड होते हैं, एक टाइप का एडजॉर्प्शन होगा। दूसरा टाइप का एडजॉर्प्शन जो इसके साथ कौन सा बाइंडेड हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। किस बॉन्ड करे? स्ट्रॉन्ग। ये तो कौन से बॉन्ड? वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग का बनेगा सर, इसमें तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सर। ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उस टाइप का एडजॉर्प्शन। दूसरे टाइप का एडजॉर्प्शन जिसमें वीक बॉन्ड हो, क्या रे? जिसमें वीक बॉन्ड हो। वीक बॉन्ड किस टाइप के? सबसे वीक बॉन्ड वैन डर वाल वीक फोर्सेज। कौन सा है? वैन डर वाल वीक फोर्सेज, ठीक है, या वैन डर वाल वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। तो दो टाइप के हो गए एडजॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू फोर्सेज, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, फर्स्ट इज ए वीक बॉन्डेड और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। तो वीक वाला कौन सा? वीक, वीक मतलब वीक वैन डर वाल फोर्सेज वाला। स्ट्रॉन्ग वाला केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जो इस टाइप का बॉन्ड रखता है, वीक बॉन्ड रखता है, उसको बोलते हैं अपन फिजिकल एडजॉर्प्शन। कौन सा है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो केमिकल टाइप का बॉन्ड बनाता है उसको क्या बोलेंगे? केमिकल। कौन सा है? केमिकल एडजॉर्प्शन। कौन सा बोलेंगे? केमिकल एडजॉर्प्शन। हिंदी में दो तरह का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। ऐसा भौतिक अधिशोषण में वीक बॉन्ड फॉर्म होता है किस किस के बीच में? अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, मतलब एडजॉर्बेंट, ठीक है, और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब केमिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको वैन डर वाल अधिशोषण भी बोलते हैं, इसको लेंगुमर अधिशोषण भी बोलेंगे। इसको वैन डर वाल फिजिकल अधिशोषण को वैन डर वाल, क्योंकि वैन डर वाल बॉन्ड का इससे लेंगुमर ने बताया था, इसलिए लेंगुमर अधिशोषण भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब और इंटरेस्टिंग बात सुन इसके बारे में सर। डिफरेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? एक तो फिजिकल, एक केमिकल। एक तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। अब देख, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। पहली तो मोटी बात ये ध्यान रखना है, इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता है सर? इसमें तो वीक बॉन्ड है। हाँ, फिजिकल मतलब भौतिक है, ठीक है, ये केमिकल, ठीक है, मतलब रासायनिक है, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, वो किस टाइप का बनता है गुरुजी? वीक है। इसके बीच में स्ट्रॉन्ग, और उस वीक फोर्स का नाम क्या होगा? किसकी वजह से बनता है? वो वीक वैन डर वाल फोर्सेज की वजह से बनता है। किसकी वजह से रे? वैन डर वाल फोर्सेज की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से बनता है गुरुजी? केमिकल बॉन्ड की वजह से। किसकी वजह से रे? केमिकल बॉन्ड की वजह से। इतना तो ध्यान है, रखना ही रखना है। अब बात आती है सर, ये अधिशोषण कब पॉसिबल होता है? ये अधिशोषण कब टूट सकता है? मतलब वीक फोर्सेज है, एक मॉलिक्यूल्स ये सरफेस के ऊपर सारे के सारे, अब इनके बीच में कौन सा फोर्सेज है? वीक वैन डर वाल फोर्सेज। मैं चाहता हूं ये टूट जाए,
पहली बात तो ये होगा कब, ये कब होगा, जब तू टेम्परेचर तो रखे क्या, लो लो करना रे, लो टेम्परेचर, और प्रेशर क्या रखे, हाई, और प्रेशर क्या रखे, हाई, तब जाकर ये बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का इतना ज्यादा रोल नहीं होता। इसमें टेम्परेचर अगर तूने बढ़ा दिया और प्रेशर कम कर दिया, और इसने अगर मान ले रूम टेम्परेचर पर 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी गेन कर ली, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को तोड़ने के लिए 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, जो कि इजीली मिल जाती है, जो कि क्या होती है तेरे को, इजीली मिल जाती है। ठीक है, बहुत कम ऊर्जा का परिवर्तन होता है, लेकिन कितनी ऊर्जा का है, इसमें सिर्फ 20 से 40 कितनी एनर्जी पर परिवर्तित हो जाता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी पर इसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि वांडरवाल फोर्सेज का होती है, वीक होती है। इसलिए फिजिकल अधिशोषण अपने आप में बदलता रहता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल के ऊपर। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, इसके बीच में क्या होती है, बात ये समझे गुरुजी, जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है ना, इसमें खतरनाक बात ये होती है कि जब इसमें टेम्परेचर तू बढ़ाएगा ना, तो बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्या है, टेम्परेचर जब तू बढ़ाएगा तो बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, प्रेशर रख लो चाहे हाई, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपकी बुक में दे रखी है 80 से 240 किलो जूल पर मोल, इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रे, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतना सा ध्यान रखना आपको कि सर इसमें किस किस की एनर्जी की जरूरत होती है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी के ऊपर ये फिजियो अब्जॉर्प्शन होता है। देखो ध्यान रखना, फिजियो अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको, केमियो अब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिजियो अब्जॉर्प्शन मतलब वही बात होती है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को मिला के बोल दिया फिजियो अब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहली चीज ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी, इसको तोड़ने के लिए 20 से 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इससे 40 से 240 कितना भी, लेकिन एनसीईआरटी में आपके पास 50 से 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे रखी है, 500 जूल पर मोल एनर्जी दे रखी है, जो भी ठीक है। वीक होता है, हाँ ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है तेरा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, मतलब एक बार बोन टूट गया तो टूट गया। इसमें क्या होता है, बोन टूटता रहता है, बनता रहता है। किस किस के बीच में रिवर्सिबल होता रहता है, एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच में। ठीक है, टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। बात आती है ये कब पॉसिबल होता है, लो टेम्परेचर पर काम करता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन किसकी रहे, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। ये क्या होता है, इसमें टेम्परेचर का ऐसा कोई रिलेशन है नहीं है, ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होती है। टेम्परेचर हमेशा क्या रखना पड़ता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है, तब जाकर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि बहुत काम का है। इसमें फिजियो अब्जॉर्प्शन में लिक्विडिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल है, मतलब द्रवीकरण का। किसका है, द्रवीकरण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसका, द्रवीकरण का। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई द्रवीकरण का रोल नहीं है। मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तब जब आप उसको लिक्विडिफिकेशन करोगे, जितना ज्यादा लिक्विडिफिकेशन होगा। अब बात आती है लिक्विडिफिकेशन कब होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से या कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में कब बदलता है, एक फिक्स टेम्परेचर जिसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। मतलब इसमें क्रांतिक ताप की जगह होती है, मतलब क्रांतिक ताप का रोल है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद कोई गैस लिक्विड में बदल जाए, उसके बाद में चाहे तू कितना ही टेम्परेचर बढ़ा ले वो कभी भी लिक्विड में नहीं बदलेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूनतम मतलब मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए। आई बात समझ में, उस टेम्परेचर की क्या बोलेंगे अपन, क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, इसमें हमेशा मल्टीलेयर्स फॉर्म होती है, इसमें मोनोलेयर्स फॉर्म होती है। मतलब इसमें बहुत सारी परतें बनती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बहुत सारी परतें बन जाती है, परत के ऊपर परत बनती जाती है। लेकिन ये मोनोलेयर मतलब एक ही एडजॉर्प्शन, इसके ऊपर एक लेयर, क्योंकि वहां वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, वही मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लगता रहता है। लेकिन यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जो इसके साथ एक बार बन गया तो ऊपर वाले के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए स्पेसिफिक होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ,
इट इज अ वेरी स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, ये हमेशा स्पेसिफिक होती है, ध्यान रखना ये चीज होती है। एड्जॉर्प्शन में दो थे, एक तो केमी ऑब्जॉर्प्शन, एक है फिजियो ऑब्जॉर्प्शन, दोनों में अपने डिफरेंस याद कर लिया। ये चीज आपको देखनी है, केमी ऑब्जॉर्प्शन और फिजियो ऑब्जॉर्प्शन दोनों ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, दोनों ही कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो इसको प्रभावित करने वाले कारक, बुक में आपको दे रखा है, हिंदी मीडियम में भी दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, एड्जॉर्प्शन और फिजियो ऑब्जॉर्प्शन और केमी ऑब्जॉर्प्शन, मतलब भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, वो टेबल आपको याद करनी है, कंटेस्ट करना है, बस वही क्वेश्चन आना है, मान के चलो इस टॉपिक से, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कि ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण, ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण, मतलब सॉलिड तेरा क्या है, एडजॉर्बेंट है, और गैस क्या तेरी एडजॉर्बेट है। आई बात समझ में, सॉलिड तो क्या तेरा एडजॉर्बेंट, और गैस क्या है, एडजॉर्बेट, मतलब सॉलिड के ऊपर गैस का अधिशोषण, ये पढ़ेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक है, उसके लिए अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।